नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, सबसे बड़ा देश विरोधी कोई काम आप कर सकते हैं तो वो है वोट चोरी। ये कहते हुए आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में बीजेपी, आरएसएस, चुनाव आयोग सब पर जबरदस्त हमला बोला है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने देश को बता दिया कि कैसे आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लोगों को देश की एकता और सद्भावना वाले ताने बाने से चिढ़ है, कैसे वे द आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। लोकसभा में राहुल गांधी के आज के भाषण से बीजेपी खैर मना रही होगी कि अच्छा हुआ कल राहुल गांधी ने भाषण नहीं दिया। कल वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा थी और दरअसल आज वंदे मातरम पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है और शायद इसीलिए खैर मना रही होगी बीजेपी की कल राहुल गांधी ने भाषण नहीं दिया वंदे मातरम पे। अगर कल भी भाषण देते तो क्या होता। आप जानते हैं कि कल लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई थी जिसमें राहुल गांधी ने भाषण नहीं दिया तो बीजेपी उसे मुद्दा बना रही थी, जबकि प्रियंका गांधी के भाषण से ही बीजेपी हिल चुकी थी। वहीं आज फिर से संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी बुरी तरह घिर गई। बीजेपी के साथ साथ आरएसएस और चुनाव आयोग की भी घेराबंदी विपक्ष ने कर दी। ये तमाम चीजें आप लोगों ने देखी हैं और इन सब के बीच राहुल गांधी ने जो आज अपने भाषण की शुरुआत की है, जरा वहीं से करते हैं कि क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, इसको देखते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा राहुल गांधी लोकसभा में क्या कह रहे हैं। And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act and those across the aisle are doing an anti-national act. तो सुन लिया आपने, यहां राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि वोट चोरी जो है वो एंटी नेशनल एक्ट है। और आप जानते हैं कि कल से लेकर आज तक बहुत कुछ यहां सदनों में, दोनों सदनों में हो चुका है। राहुल गांधी ने यहां जो बातें कही हैं और उसमें भी चुनाव आयोग को लेकर जो राहुल गांधी ने घेराबंदी की है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी घिरी हुई है। लेकिन उससे पहले जरा थोड़ा सा आपको ले चलना चाहता हूं राज्यसभा में। आज राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को आईना दिखा दिया, तो वहीं इधर लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत हुई थी। बीजेपी ने तो तय कर लिया था कि शीतकालीन सत्र यानी ये जो विंटर सेशन चल रहा है इसमें भी एसआईआर पर बहस नहीं होने देगी, लेकिन विपक्ष की मांग के आगे उसे झुकना पड़ा और चुनाव सुधार के नाम पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें वोट चोरी पर बीजेपी को कई बार घेर चुके राहुल गांधी ने आज नए सिरे से हमला किया और वोट चोरी को राहुल गांधी ने सबसे बड़ा एंटी नेशनल एक्ट बता दिया। राहुल गांधी ने सदन के उस तरफ बैठे लोगों को यानी सत्ता पक्ष पर वोट चोरी का इल्जाम लगाते हुए अपने भाषण को खत्म किया और इससे पहले उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के पूरे गेम प्लान को समझाया कि कैसे आरएसएस की विचारधारा को थोपने के लिए काम किया जा रहा है। राहुल गांधी ने गांधी जी की यानी महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि उनके सीने में 3 गोलियां उतारने के बाद अब देश की संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर यानी वीसी की नियुक्ति विचारधारा के मुताबिक होने लगी है। अपने मन का चुनाव आयुक्त चुनने के लिए मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का कानून बदल दिया गया। राहुल गांधी ने बताया कि चुनावी धांधली के सबूत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल का चेहरा होने की घटना भी याद दिलाई तो ओम बिरला भड़क गए। आइए जरा ये भी देख लेते हैं। Second, we have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. Please. No. 22 times this lady appears. एक मिनट प्लीज एक मिनट। आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा।
कितनी अजीब बात है दोस्तों कि कायदे से बिरला जी को इस बात पर भड़कना चाहिए था कि वोटर लिस्ट में विदेशी मॉडल का चेहरा आया तो कैसे आया, लेकिन इसकी जगह वो राहुल गांधी को टोकने लगे और राहुल गांधी के साथियों को टोकने लगे, विपक्ष को टोकने लगे। यही बीजेपी के काम का तरीका है, जिसकी पोल आज राहुल गांधी ने सदन में खोली। राहुल गांधी से पहले मनीष तिवारी ने चर्चा की शुरुआत की तो उन्होंने भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वाली चयन समिति में प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल क्यों नहीं किया गया है। मनीष तिवारी ने 3 मांगे लोकसभा में रखी हैं। पहली मांग है कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया बदला जाए, दूसरी मांग है एसआईआर बंद हो, और तीसरी मांग है कि चुनाव से पहले सरकार जो पैसे भेजती है, यानी जो फ्रीबीज का चलन हो गया है, यह बंद किया जाना चाहिए। यह लोकतंत्र के खिलाफ है। आइए जरा सुनते हैं मनीष तिवारी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। और आज मैं बहुत खेद के साथ कहना चाह रहा हूं कि देश भर में एसआईआर पे चर्चा है, कई प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, पर मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950, उसमें चुनाव आयोग ये कहती है कि उनको जो अधिकार है वो सेक्शन 21 से मिलता है। मैं 21 पढ़ के सुनाना चाहता हूं। The electoral roll for each constituency. Mr. Speaker, sir, kindly mark the word each. Each constituency shall be prepared in the prescribed manner by reference to the qualifying date and shall come into force immediately upon its final publication in accordance with the rules made under this act. अब वो the said electoral roll shall unless directed by the election commission etc. ये दूसरे प्रावधान में है। अब तीसरे प्रावधान में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो कानून है, जो इस सदन ने बनाया है, वो कहता है notwithstanding anything contained in subsection 2, the election commission may at any time, for reasons to be recorded in writing, direct a special revision of the electoral roll for any constituency, not every constituency, for any constituency or part of a constituency in such manner as it may think fit. आगे कानून ये कहता है, जो इस सदन ने बनाया है, provided that subject to the other provisions of this act, the electoral roll for the constituency, एक particular constituency, as is in force at that point in time of issue of any such direction, shall continue to be in force until completion of the special revision so directed. अध्यक्ष, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ना संविधान में ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। ये सिर्फ एक अख्तियार चुनाव आयोग को दिया गया था कि अगर किसी क्षेत्र में कोई गड़बड़ी है इलेक्टोरल रोल के साथ, कोई मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड रीजंस टू बी मेड पब्लिक, तो ही आप एसआईआर कर सकते हैं। आप पूरे बिहार के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे केरल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते। आप एसआईआर अगर करना चाहते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग जो आपको खामियां लगती हैं, उन खामियों को रिकॉर्ड करके इन राइटिंग उसको सार्वजनिक करके फिर आप कर सकते हैं। मैं सर तो सुन लिया आपने, यहां मनीष तिवारी ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करने का कोई अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग कहता है कि उन्हें एसआईआर कराने का अधिकार सेक्शन 21 से मिलता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, 1951, 21 धारा 21/3 से।
तो मनीष तिवारी ने पूरा सेक्शन पढ़कर सुना दिया, आपने देख लिया, बता दिया कि न संविधान में और न ही कानून में एसआईआर का प्रावधान है। अगर किसी क्षेत्र में वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है तो उसे ठीक करने के लिए लिखित में कारण बताकर ही चुनाव आयोग एसआईआर कर सकता है। तो अभी सरकार को यह सदन में बताना चाहिए कि कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र में कौन कौन सी खामियां उनको मिली और क्यों एसआईआर की जरूरत पड़ी। आपको बता दूं कि विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव ने भी आज कांग्रेस का साथ देते हुए एसआईआर में गड़बड़ी की बात की और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का मुद्दा भी उठाया। आइए जरा सुनिए अखिलेश यादव इस मसले पे क्या कह रहे थे सदन के अंदर। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहां तक पहुंचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। तो सुन लिया आपने, जर्मनी अगर डलवा रहा है अपने यहां वोट और ईवीएम से वोट डालने पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहलाता है, तो यहां क्यों नहीं। लोकसभा में आज विपक्ष ने जिस तरह से दोस्तों चुनाव आयोग को घेरा है और राहुल गांधी ने तो बाकायदा चेतावनी दे दी है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम ये सब बदल डालेंगे। इसे सुनकर बीजेपी घबरा रही होगी। वैसे राज्यसभा की तरफ रुख करते हैं जरा। राज्यसभा में भी बीजेपी की हालत आज अच्छी नहीं रही, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज अमित शाह ने इमरजेंसी यानी आपातकाल का जिक्र कर आरोप लगाया कि वंदे मातरम के 100 साल होने पर देश को बंधक बनाया गया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बता दिया कि तब तो इंदिरा गांधी ने वंदे मातरम पर डाक टिकट जारी कर दी थी। आइए जरा सुन लीजिए, और यहां ऑथेंटिकेट कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। सुनिए जरा, देखिए। सभापति जी, बीजेपी के लोगों को वंदे मातरम की याद कई दशकों के बाद आई है, परंतु मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि वंदे मातरम की 100वीं सालगिरह के मौके पर वंदे मातरम पर पहला स्मारक पोस्टल स्टैंप 30 दिसंबर 1976 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जारी किया गया है। वो स्टैंप भी मैं आपको दिखाता हूं, ये भी भेज दीजिए सर। अरे आप लोग देखे नहीं भाई, जरा देख के तो देखो। मुझे अपने सार्वजनिक जीवन के शुरुआती दिनों में एक लोकप्रिय स्टैंप बहुत अच्छे से याद है। मैं उस वक्त कर्नाटक स्टेट में एजुकेशन मिनिस्टर था, तो उस वक्त ये निकाला गया। हम लोग भी वहां पर स्टेट में इसका फंक्शन करते। आपकी अनुमति से इस स्टैंप की एक प्रति दिखाना चाहता हूं। मैं अभी आपके पास भेज रहा हूं और वो आप उसको जरा देख लीजिए। ये तो इतिहास की बात थी जिसे प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए था। आज की चर्चा का संदर्भ वही होना चाहिए जो देशवासियों को वंदे मातरम की भावना का सही अर्थ और सम्मान समझा सके। तो इसी तरह मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेहरू जी के अपमान पर भी कहा कि उनका कद ऊंचा ही रहेगा, यानी नेहरू जी का कद ऊंचा ही रहेगा और आप नीचे ही रहेंगे। कुल मिलाकर मंगलवार का दिन बीजेपी के लिए काफी भारी रहा और इसी सदन में उधर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी जोरदार भाषण दिया, खासकर वंदे मातरम पे। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा उनको भी सुनिए जरा। यह हिंदुस्तान का इतिहास,
लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके पुरखे इस वक्त क्या कर रहे थे जब शहीद आजम भगत सिंह वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद सुखदेव वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद राजगुरु वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, शहीद खुदीराम बोस वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप 4 लोगों का नाम बताओ। आप अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं, वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है, वो नहीं है हमारे निगाह में। और मैं आपको बताता हूं सर, तो तिरंगे का जो विरोध करते रहे वो भारत मां के सच्चे सपूत नहीं हैं। और यहां पर सच्चे सपूत की बात हो रही है तो बात यह भी हो रही है कि वंदे मातरम जब हमारे आजादी के परवाने लगा रहे थे ये नारा, तब आपके लोग कहां थे, आरएसएस के लोग कहां थे? कुल मिलाकर मंगलवार का दिन यानी आज का दिन बीजेपी के लिए काफी भारी रहा दोस्तों। सत्ता पक्ष के सांसदों ने तंज कस के या राहुल गांधी का मजाक उड़ाकर खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश की, लेकिन दोनों सदनों की चर्चाओं में आज विपक्ष एनडीए पर भारी पड़ा। अब चाहे विपक्षी नेताओं की कई बातों को सदन की कार्रवाई से बाहर किया जाए, लेकिन जनता ने सब कुछ सुन लिया है। उसे अब सरकार कैसे मिटा पाएगी ये देखना होगा। राहुल गांधी ने गांधी जी का नाम लेकर कहा कि जिस दिन 3 गोलियां मारी गईं, उसी दिन से आरएसएस ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। चलिए चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के इस अंश को, उनके भाषण के इस हिस्से को जरा सुन लीजिए। On the 30th of January 1948, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the father of our nation. Today, our friends do not embrace him. Today, our friends have pushed him away. He's an uncomfortable truth. But that's not where the project ended. You see, as I said, everything has emerged from the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project, after Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework. तो गांधी जी की हत्या के बाद जो प्रोजेक्ट था वो पूरे भारतीय इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करना, और इस हिसाब से कैसे धीरे धीरे आरएसएस ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई और आज की तारीख में यहां तक पहुंच गया आरएसएस, बीजेपी पहुंच गई कि उसने चुनाव आयोग पर भी कब्जा कर लिया है। यह बात यहां कही राहुल गांधी ने। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या विपक्ष के सामने टिक
टिक नहीं पाएगी बीजेपी। राहुल गांधी के भाषण से कैसे संसद में मचा बवाल और कैसे चुनाव आयोग के कारनामों की खुली पोल, इसकी चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए और सीधे चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इन भाषणों के क्या मायने हैं और क्या यहां से चुनाव सुधार की कोई गुंजाइश दिखाई देती है। 5 साथी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अमलिंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हैं और मुकेश कुमार सिंह साहब हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, क्या कुछ चल रहा था आज? सोनिया गांधी का बर्थडे भी था और केक भी काटा गया संसद के अंदर और तमाम विपक्षी दलों के नेता थे। अखिलेश यादव भी दिखाई दे रहे थे, उस वीडियो को भी दिखाएंगे हम। लेकिन आज 9 तारीख सोनिया गांधी का बर्थडे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह सुबह बधाई दी उनको ट्विटर पे। लेकिन सवाल यह है कि जब संसद के अंदर जाते हैं तो फिर आग उगलने क्यों लगते हैं, और वो भी झूठी बातों के साथ। देखिए राजीव जी, आज फिर कांग्रेस का दिन था। कल के बाद लगातार दूसरी बार सत्ता पक्ष बहुत मुश्किल में रहा, यहां तक कि अमित शाह को राज्यसभा से उठकर जाना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतने तीखे हमले किए, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए, सारे सवाल उठाए कि अमित शाह जो बड़े आराम से सुन रहे थे उठ के बाहर आ गए। लेकिन राहुल के भाषण के दौरान वो पूरे टाइम बैठे रहे। राहुल भी आज बहुत कड़े तेवर में थे। कल प्रियंका गांधी ने, जो भी दिख रहा है स्क्रीन पे, बहुत हंस हंस के अपनी बात कही थी, वो सब लोगों को बात सुना दी थी। मगर राहुल का स्टाइल दूसरा है। उन्होंने सीधे बीजेपी के आरएसएस के मर्म पे प्रहार किए। अभी आप जैसा बता रहे थे, उन्होंने शुरू ही गांधी की हत्या से किया, आरएसएस पर हमले से किया, और ये बताते हुए किया कि आरएसएस और बीजेपी ने किस तरह सारे के सारे जो है इंस्टीट्यूशन कैप्चर्ड कर लिए। लेकिन राजीव जी, बड़ा सवाल यह है कि बार बार लोकसभा अध्यक्ष भी कह रहे थे, कल भी कह रहे थे वंदे मातरम की बहस पे, आज कि ये विषय है, इस पे बोलिए। चुनाव सुधार विषय था, एसआईआर मांगा था, ठीक है। तो चुनाव सुधार पे सरकार जो है क्या योजना लेके आई? पूरे दिन भर की बहस में सरकार की तरफ से चुनाव सुधार हम कैसे करने जा रहे हैं, क्या कोई घोषणा आई? लेकिन राहुल ने कॉन्क्रीट सुझाव दिए, ठोस सुझाव दिए। उन्होंने अपनी सारी बातें कही, मगर क्या होना चाहिए ये राहुल ने बताया। उन्होंने सबसे पहली बात कही कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट आपको 1 महीने पहले दे देना चाहिए सारी पार्टियों को। सीसीटीवी 45 दिन में हटाने की जो बात आपने कही है, उसको वापस लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये इम्यूनिटी क्यों दी, अभयदान क्यों दिया चुनाव आयुक्तों को? ये आपने कैसे पास कर लिया? इसे वापस लेना पड़ेगा। सीजीआई हटा दिया आपने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राहुल ने बड़ी अच्छी बात कही कि वहां एक कमरे में प्रधानमंत्री बैठे होते हैं, अमित शाह बैठे होते हैं, मैं बैठा होता हूं। चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन की बात होती है, वो 2 में 1। सोच लीजिए आप जी, बिल्कुल सही बात है। सीजीआई होते थे पहले, प्रधानमंत्री होते थे, मतलब नेता लोकसभा और नेता प्रतिपक्ष, और सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वो वापस होना चाहिए। और ये उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो चुनाव आयोग सोच रहा है, चुनाव आयोग समझ रहे हैं कि बच जाएंगे, हम पिछली तारीखों से कानून लागू करेंगे और आप कहीं भी होंगे हम आपको ढूंढ लाएंगे। तो आज का दिन दोनों सदनों में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। लोकसभा के अंदर तो राहुल गांधी के भाषण के दौरान बहुत शोर मचाने की कोशिश करी उन्होंने, लोकसभा अध्यक्ष भी बोले, यहां तक कि केसी वेणुगोपाल से उनकी थोड़ी सी बहस भी हो गई। वो केसी वेणुगोपाल से बोलने लगे आप धमकी दे रहे हैं। केसी वेणुगोपाल ये कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष को आप क्यों रोक रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए।
राज्यसभा में आज खड़गे जी बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में थे, जिसे कहते हैं कि आज गजब का फॉर्म था उनका। जब उन्हें रोकने टोकने की कोशिश करी सत्ता पक्ष ने, तो भारत माता जय के नारे लगाने लगे, वंदे मातरम के लगाने लगे, सारा विपक्ष उनके साथ लगाने लगा। वहां पे जो सभापति थे, चेयरमैन, उन्होंने कहा आपको दिक्कत क्या है? उन्होंने कहा अत्याचार हो रहे हैं दलितों पे, ये दिक्कत है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, ये दिक्कत है, ट्रंप क्या बोल रहा है, ये दिक्कत है। उन्होंने सारे सवाल उठाए, बहुत कोशिश करी सत्ता पक्ष ने कि उन्हें रोक दे, मगर गजब था, वो रुके नहीं। कोई एक सवाल उन्होंने नहीं छोड़ा और सारे सवाल उठा दिए उन्होंने, ये सवाल थे, और बोला कि वंदे मातरम से जुड़े हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं, इसलिए इनको उठाना जो है बहुत जरूरी है। राहुल ने बताया कि कैसे सबसे पहले यूनिवर्सिटी में, फिर इंटेलिजेंस एजेंसियों को, फिर इलेक्शन कमीशन को कैप्चर किया इन लोगों ने जी। और जो सबसे लास्ट में राहुल ने बोला वो ये कि चुनाव में वोट चोरी जो आप कर रहे हो, इससे बड़ा देशद्रोह, एंटी नेशन काम कोई हो नहीं सकता। ये सबसे बड़ा अपराध है। आप फैब्रिक ऑफ इंडिया को नष्ट कर रहे हो, आप आइडिया ऑफ इंडिया को खत्म कर रहे हो, आप भारत को खत्म कर रहे हो। इसलिए राहुल गांधी ने जो मांग करी थी और जिस बात को वोट चोरी को लेकर वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लग गए, अभी बहुत रोकने की कोशिश करी। आपने देखा होगा कि राहुल जब बोल रहे थे और उन्होंने ब्राजीलियन महिला का नाम लिया, तो कुछ फोटो जो है वो दिख गए कैमरे पे। सारे कांग्रेस के मेंबर ब्राजीलियन महिला के फोटो लाए थे और जैसे ही राहुल ने नाम लिया वो लहराने लगे। सबसे ज्यादा हंगामा इसी के ऊपर हुआ। कोशिश बहुत करी गई कि वो कैमरे पे ना आए, मगर वो फोटो दिख गए। और फिर राहुल ने बड़ी मजेदार बात कही, जब उनके विपक्ष के लोग शोर मचाने लगे कि आप क्यों रोक रहे हैं, ये व्यवधान क्यों डाल रहा है सत्ता पक्ष, तो स्पीकर ने कहा कि आप नेता प्रतिपक्ष रोकिए। तो राहुल ने हंसते हुए कहा मैं इनसे असहमत हूं, मैं इनके फोटो दिखाने से असहमत हूं। तो सारा समूह जो है हंसने लगा और वो बंद हुआ। तो आज का दिन जो है काफी जी रहा और कांग्रेस के लिए लगातार दूसरा दिन जो है वो बहुत ही कामयाब रहा। जी जी बिल्कुल। संसद के अंदर विपक्ष यहां सत्ता पक्ष पर भारी दिखाई दिया लगातार दूसरे दिन, और लेकिन राहुल गांधी बैठते बैठते कह गए कि वोट चोरी जो है ये बिगेस्ट एंटी नेशनल एक्ट है, ये कह गए राहुल गांधी। जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं, हमारे तमाम साथियों के बीच आता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, चुनाव सुधार पे बात हो रही थी और चाहे उधर राज्यसभा में या कल लोकसभा में वंदे मातरम पे बात हो रही थी, और बार बार आसंदी पर बैठे जो अध्यक्ष या सभापति महोदयों को बोलना पड़ा दोनों को कि आप इस पे बात कीजिए, आप इससे बाहर मत निकलिए। राहुल गांधी ने कहा मैं फ्रेम कर रहा हूं अपने भाषण को, आप मुझे बीच में टोक रहे हैं और मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। आपकी बात। राजीव जी, पहले जरा बात कर लें जो वंदे मातरम पे बहस हुई है, बहुत ऐतिहासिक है और मेरी याददाश्त में किसी प्रधानमंत्री ने आरएसएस की इतनी बेइज्जती नहीं करवाई जितनी नरेंद्र मोदी ने करवाई उनके 100वें साल में। राजीव जी, मैं नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल से लेकर अब तक संसद को देखता रहा हूं और कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे मुद्दे आए डिबेट में, बाबरी मस्जिद का मुद्दा डिबेट में आया, तमाम और मुद्दे आते रहे, लेकिन कभी भी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं लाया गया, प्रवोक नहीं किया विपक्ष को किसी ने भी कि आरएसएस के फ्रीडम स्ट्रगल में जो उनका रोल नहीं था वो उजागर हो जाए। नरेंद्र मोदी के वंदे मातरम के डिबेट में आरएसएस के 100वें साल में
जितनी संसद के अंदर आरएसएस की बेइज्जती हो गई, इतनी पहले संसद में कभी नहीं हुई। भविष्य के इतिहासकार के लिए, भविष्य में कोई पीएचडी करेगा आरएसएस पे या फ्रीडम मूवमेंट में, तो उसके लिए पुख्ता मसाला मटेरियल अब पार्लियामेंट के आर्काइव में मौजूद है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरएसएस का फ्रीडम स्ट्रगल में रोल नहीं था। इनके लोगों ने वंदे मातरम के नारे नहीं लगाए, इन्होंने झंडे का अपमान किया। ये तमाम बातें मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाई, हिंदू महासभा ने, ये तमाम बातें संसद में दस्तावेजों के साथ रख दी गई आज पिछले 2 दिन में जी। इतने डिटेल में आरएसएस का फ्रीडम स्ट्रगल में जो नकारात्मक भूमिका थी, वो इतने डिटेल में कभी डिस्कस नहीं हुई हाउस में। तो ये श्रेय जो है अपोजिशन को धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि लोगों ने खुलकर, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे वो आरजेडी के प्रोफेसर साहब हो, तमाम लोगों ने मिलके आज और कल 2 दिन में आरएसएस के फ्रीडम स्ट्रगल के भूमिका के बारे में बहुत डिटेल में दस्तावेजों के साथ बात रख दी और ये सब रिकॉर्ड में चला गया। आरएसएस को परेशानी होनी चाहिए इसमें कि पहली बार उनका सब कुछ रिकॉर्ड में चला गया है वंदे मातरम की डिबेट के जरिए, और ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब जो एसआईआर पे डिबेट हुई या चुनाव सुधार पे डिबेट हुई, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात आज राहुल गांधी ने की है। बाकी बातें तो आप सुनवा चुके कि वो एंटी नेशनल है काम, बिल्कुल एंटी नेशनल है, लोकतंत्र के खिलाफ है काम। लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जो ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार को परेशान करेगी, राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग भविष्य में कानून लाएंगे इस पर, जो कानून लाकर चुनाव आयुक्तों को छूट दे दी गई है कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा, इनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी। राहुल गांधी ने कहा हम लोग ये कानून हटाएंगे और इस कानून में पिछले रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे से लागू होगा कानून। ये तो राजीव कुमार भी बरी नहीं हो पाएंगे। तो भविष्य में कभी भी कोई सरकार आएगी तो ये कानून बनेगा जिसमें कि इलेक्शन कमिश्नर के पिछले कारनामों के, भले वो रिटायर हो गए हों, उनको भी कानून के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा। अब दूसरा उसमें महत्वपूर्ण लिंक क्या है कि राहुल गांधी ने कहा कि ये देशद्रोह का मामला है, एंटी नेशनल काम है। यानी आज जो ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं या राजीव कुमार चले गए, भविष्य की सरकारें इसको एंटी नेशनल एक्ट के तहत पे देखेंगी और उसी फ्रेमवर्क में इनके ऊपर मुकदमे होंगे जिसमें उम्र कैद और फांसी की सजा भी है। तो ये राहुल गांधी ने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कही है जो इलेक्शन कमिश्नर्स को सोचना चाहिए। और बाकी और बातें जो हुई डिबेट में उसकी चर्चा मैं सेकेंड राउंड में करूंगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एंटी नेशनल एक्ट की तरह देखा जाना चाहिए वोट चोरी को। ये बात अगर राहुल गांधी यहाँ कह रहे हैं तो पंकज जी फिर इसके क्या मायने निकाले जाएं। और यहाँ से उन्होंने जो डिमांड रखी है उसमें बहुत कुछ ऑलरेडी यहाँ हमारे साथी शकील जी ने बता भी दिया है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज से लेकर ईवीएम तक और तमाम और ये वोटर लिस्ट जो है वो कंप्यूटर रीडेबल हो, ये सारी डिमांड है राहुल गांधी की। चुनाव सुधार की बात है यहाँ पे, कैसे चुनाव में वोटों की चोरी रोकी जाए ये भी उन्होंने बताई हैं। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने कह दिया कि हमारी सरकार आएगी तो फिर इसके क्या मायने। यहाँ पर क्या अब आर पार की लड़ाई देखी जाए? यहाँ से आज तो चूंकि संसद में जो बहस होनी थी हो गई, एक बहस उधर सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, वो भी आज पूरी हुई है और अब
डिफेंसिव जो पक्ष है यानी चुनाव आयोग, उसको अब बहस करनी है। लेकिन इन सब के बीच संसद से क्या कुछ निकल के आते हुए आप देख रहे हैं? अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। आई थिंक सो जी, आ रही। हाँ, चुनाव सुधार की जो बात है वो तो सन 1984 और उससे पहले से लगातार चलती गई है। गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट से लेकर बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये बात हुई कि भारत में चुनाव सुधार की जरूरत है। लेकिन चुनाव सुधार का मूल क्या हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव सुधार का जो मूल है वो शुरू करना चाहती है एक देश एक चुनाव से, जबकि कांग्रेस ने आज बहुत स्पष्ट किया कि चुनाव सुधार की शुरुआत तभी हो सकती है जब एक सशक्त, बेहतर और निरापद मतदाता सूची हो। तो ये तय है कि इसके बीच में ये मसला फंसा हुआ है। वो तो सभी लोगों ने सुना कि राहुल गांधी ने जो 3 मुख्य मुद्दे उठाए कि भाई आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे भरोसा क्यों नहीं है, आपने उनको मेंबर क्यों नहीं रखा, या आप उन लोगों को इम्यूनिटी क्यों देना चाहते हैं, या फिर सीसीटीवी के जो डिलीशन के आदेश हैं उसके पीछे आपकी साजिश क्या है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप एक बेहतर मतदाता सूची तैयार करने के लिए क्या कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के पास जवाब है कि बेहतर मतदाता सूची तैयार करने के लिए एसआईआर हो रही है, लेकिन एसआईआर चुनाव आयोग द्वारा किया गया गैर कानूनी कृत्य है। इसके बारे में मनीष तिवारी ने बहुत बिंदुवार बताया। मैं आपको अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मुझको ऐसा लगता है, जैसी मेरी सोच है, कि एसआईआर जो है वो वास्तव में चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव आयोग करवा रहा है। चुनाव आयोग स्वतंत्र इकाई है। यदि चुनाव आयोग स्वतंत्र इकाई है, चुनाव आयोग की जिम्मेवारी एसआईआर कराना, तो कल गाजियाबाद में चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एसआईआर के कार्यों की समीक्षा क्यों की? उनको तो हक नहीं है एसआईआर के कार्यों की समीक्षा करने का। एसआईआर के कार्यों की समीक्षा करने का हक तो चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग का रिप्रेजेंटेटिव डीएम है। तो इस बात से बहुत स्पष्ट हो रहा है कि नाम इसका भले ही एसआईआर हो, लेकिन इसके अंदर पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी दखल कर रही है। किस तरीके से हर संस्था को कमजोर किया गया, जो इलिजिबल नहीं है, जिनकी अर्हताएं नहीं है, उन लोगों को आपने वाइस चांसलर बना दिया। इसके ऊपर चर्चा हुई, और वह चर्चा इसलिए जरूरी थी क्योंकि मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। 2007 में कराची में एक डिस्कशन में, जब पाकिस्तान में था मैं, तो वहां पर जर्मनी के काउंसिलर जनरल थे, साथ में कुछ सिंध असेंबली के चेयरमैन थे, ये सब लोग थे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि चूंकि एक बुक फेयर के उद्घाटन भाषण में उन्होंने 2 बार इंडिया का नाम दिया कि इंडिया Y2K में आगे आ गया, इस टाइप का। तो मेरा मन में जिज्ञासा, आप एक बताइए, हम दोनों देश एक साथ आजाद हुए, दोनों देशों की ब्यूरोक्रेसी और आर्मी एक साथ अलग अलग हुई, प्रॉपर्टी का विभाजन हुआ, जनता भी एक मिजाज की थी, फिर आप पिछड़ क्यों गए? तो उस व्यक्ति का कहना था कि आपके देश में पंडित नेहरू थे जिन्होंने बहुत सारे महकमे बनाए, विभाग बनाए, इदारे बनाए और सबको काम करने की अलग अलग स्वतंत्रता दी, और एक संस्था दूसरी संस्था के अपन निगाह रखे जिससे वो डिक्टेटर ना हो जाए, इसका आपके यहाँ व्यवस्था थी। यानी असल में हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत हमारी बहुत सारी संस्थाएं और स्वतंत्र संस्थाओं का स्वतंत्र कार्य करना था। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी संस्थाओं को, सभी निकायों को काम करने की जगह अपना गुलाम बना लिया, वहां पर अपेक्षाकृत कम योग्य लोगों को बिठाया और अपने एजेंडे को इम्पोज किया। ठीक यही घटना जब ये इन्होंने चुनाव आयोग के साथ कर दी है, तो आज हम लोग इसका नतीजा सामने देख रहे हैं। कभी भी चुनाव आयोग के ऊपर इतनी बदनामी के थिगड़े नहीं हुए, और आप ऐसा कह नहीं सकते कि जिस पार्टी को 12 करोड़ वोट मिले हों या जिस विपक्ष को मिलाकर 16 करोड़ वोट मिले हों, उन सबके प्रतिनिधि झूठ बोल रहे हैं और अगर आप ही सच बोल रहे हैं। आप उनको क्यों बचाना चाहते हैं? इस देश में किसी की भी इम्यूनिटी नहीं है। यदि आपसे कोई अपने पद पे रहते हुए आपने कोई गलत कृत्य किया है, तो रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोगों को सजा हुई है। अभी एक विसिल ब्लोअर थे,
जो मोदी के खिलाफ थे प्रदीप शर्मा, उनको भी आपने रिटायरमेंट के कितने साल बाद सजा दे दी। संजीव भट्ट को रिटायरमेंट के प्रदीप शर्मा का केस 41 साल पुराना है, संजीव भट्ट का भी ऐसे ही पुराना केस है। तो फिर 41 साल और 21 साल वाले केस की जगह यदि चुनाव आयोग का कोई अधिकारी अपने पद का अवैध तरीके से उपयोग करता है तो उसे सजा से बचाने की आपकी मंशा क्या है? और आप उसके सिलेक्शन में चीफ जस्टिस को क्यों नहीं रखना चाहते? ये संस्थाओं को कमजोर करने की जो प्रक्रिया है उसके बीच में चुनाव सुधार नहीं हो सकते। और जब डिजिटल इंडिया की बात है, डिजिटल वर्ल्ड है, तो आपको कंप्यूटर रीडेबल मतदाता सूची देने में दिक्कत क्या है? उसकी कौन सी ऐसी तकनीकी दिक्कत है जिसके कारण आप नहीं कर रहे हैं? आजकल कोई ऐसा दिक्कत भी नहीं है, बड़े बड़े क्लाउड्स बने हुए, आप उस पर डाल दीजिए, सब लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, आपको किसी को अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। देश का हर व्यक्ति देखे कि मेरे पड़ोस में कौन वोटर है। तो इसके अंदर इनकी जो नीयत खराब है, इससे बहुत स्पष्ट है कि चुनाव सुधार की बात करना इनके लिए वैसा ही है जैसे वंदे मातरम के लिए ये इनके प्राण निकले जा रहे थे। जिस देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, मैं आपको बताऊं कि कल महाराष्ट्र विधानसभा में चर्चा में समझ में आया कि केवल 8 महीने में विदर्भ और मराठवाड़ा 2 क्षेत्रों में 1183 किसानों ने आत्महत्या कर ली। पूरे देश में 7 से 8 लाख लोग एयरलाइन संकट के कारण सड़कों पर थे, जिनका सामान नहीं मिल रहा है। और इतने बड़े क्राइसिस के बीच में आप वंदे मातरम पे चर्चा करा रहे हैं। वंदे मातरम ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है जिसके ऊपर एक मान्यता है। पूरा देश एक है, पूरे देश की आजादी की लड़ाई उसके झंडे, उसके बोल के तले लड़ी गई। हर आयोजन में, कम से कम कांग्रेस के हर आयोजन में तो नियम है कि 1901 के बाद में कोई भी ऐसी कांग्रेस की अधिवेशन नहीं हुआ जिसके अंदर वंदे मातरम का गान नहीं हुआ। और 1905 में तो सरला रानी चौधरानी जब गा लिया था तो उसे विश्व का नाम मिल गया था। तो भाई वंदे मातरम पे आपको 10 घंटे देने की क्या जरूरत थी? जो मुद्दे थे, आप चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं, एसआईआर पे अलग से क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? तो ये बात तय है कि कल और आज वंदे मातरम, उसके बाद में जो चुनाव सुधार के ऊपर जो बातचीत हो रही है उसके अंदर विपक्ष की, खासतौर पे कांग्रेस की प्रस्तुति बहुत सशक्त रही है। मैं कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण को आज अद्भुत भाषण मानता हूं, जो इस बार के सदन के इतिहास का एक शानदार भाषण रहा। और ठीक उतना ही सुंदर भाषण कल प्रियंका गांधी का था। यह जो भाषण है, भारत के संसद में कैसी बहस हो और कैसी चर्चा, उसके मानक है, जिसके अंदर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है, कोई उसके अंदर तथ्य है, प्रमाण है, और वो बता रहे हैं कि हम इस चर्चा को क्यों कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे सदन की परिपाटी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा लोकसभा के जो स्पीकर साहब हैं, वो इतने बड़े पोस्ट पर बैठने के बाद भी अपनी भूरी पेंट का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, और वो बार बार एक लोकसभा के अध्यक्ष के बनिस्पत एक आरएसएस का कार्यकर्ता बनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये बड़ा इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के दुर्भाग्य है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, हमारे साथ अनिल सिन्हा जी भी जुड़ गए। अनिल जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मुकेश जी, जल्दी से पहले आपके पास आता हूं। मुकेश जी, कैसे देखा जाए आज के और खासकर चुनाव सुधार पर भाषणों को, और उसमें भी मनीष तिवारी ने शुरुआत की, राहुल गांधी के भाषण, आधे घंटे के भाषण को कैसे देखते हैं आप? भाषण बहुत बढ़िया था। ये बात हमसे पहले भी कई लोग पैनल में कह चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी हाईलाइट को आपने शुरुआत में ही बताया कि जिस तरीके से वोट चोरी हो रही है, इससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं है। लेकिन इस बहस का एक और पहलू है, और मैं उसकी तरफ आपको ले चलना चाहता हूं कि जिस चुनाव सुधार को केंद्र में रख के, उसे फोकस में रख के बात हुई, पूरी बहस हुई, चर्चा हुई, वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें कही, उसको टुकड़े टुकड़ों में आपने भी बताया। लेकिन मैं जरा सा एक बार उसे सिरे से पिरोना चाहता हूँ। दर्शकों को उससे, मेरी नज़र में मुझे लगता है कि दर्शकों को उससे फायदा होगा। विपक्ष की तरफ से जो सुझाव दिए गए चुनाव सुधार को लेकर के, उसमें क्या क्या सुझाव, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि हमको, विपक्ष को, सबको 1 महीने पहले जो है वो मशीन रीडेबल डाटा मिलना चाहिए। जैसे मनीष तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग
जो चुनाव आयुक्तों का जो चयन करने का तरीका है उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जाना चाहिए। उसमें राज्यसभा के भी विपक्ष के नेता को एक जगह मिलनी चाहिए ताकि 2 लोग सरकार के हों, 2 लोग विपक्ष के हों, और फिर एक व्यक्ति जो भी पदेन मुख्य न्यायाधीश होगा भारत का, प्रधान न्यायाधीश होगा, उसको CGI को उसको भी उसमें रखना चाहिए, उसको फर्दर सुधारने की बात कही। एक महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं आपके यहाँ DV लाइव पे पहले भी कई बार जब चुनाव के बारे में बातें हुई हैं तो मैं कहता रहा हूं, उसको आज मनीष तिवारी ने फिर उठाया कि अगर आप EVM पे टिके रहना चाहते हैं तो भी ये बहुत जरूरी है, आज वक्त की मांग है कि आप VVPAT की सारी पर्चियों की काउंटिंग करवाएं। क्योंकि उसी का दूसरा पहलू ये है कि उन्होंने जब ये कहा कि भाई आपको ये 6 राज्यों में चुनाव होने हैं, आप इन पे वोटर उस बैलेट पेपर पे चुनाव करवा लीजिए। यही बात अखिलेश यादव ने कही, बैलेट पेपर के हम कतई पक्ष में नहीं है। बहरहाल अगर चुनाव आयोग या सरकार इस जिद पे अड़ी रहती है तो भी इनका जो सुझाव है वो चुनाव को और पारदर्शी बनाएगा और बेहतर बनाएगा। लेकिन जो बातें नहीं हुई, दुर्भाग्य है इसका, विपक्ष की तरफ से भी नहीं उठाएगा और सत्ता पक्ष का खैर मैं भी आपको बताता हूं। चुनाव में जो बेशुमार पैसा खर्च हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, इस पे कोई चर्चा नहीं। चुनाव में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उसका कोई मुद्दा नहीं उठा। ये दुर्भाग्य है। शायद आगे उठे, शायद लोग राज्यसभा में उठे, अभी तो वहां भी ये चर्चा होनी है, लेकिन इन बातों को होना चाहिए था। CCTV फुटेज की बात राहुल गांधी ने उठाई, बिल्कुल सही। यानी जो बातें सरकार विपक्ष की तरफ से उठाई गई कि चुनाव सुधार के लिए इन चीजों को बेहतर किए जाने की जरूरत है, दुर्भाग्य है कि सरकार की ओर से किसी भी बात का, सरकार की ओर से, विपक्ष की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से सत्ता पक्ष की ओर से जो भी वक्ता थे उनमें से किसी ने भी इनमें से किसी भी बात को एड्रेस नहीं किया। सिवाय इसके मैंने बहुत विस्तार से जो लीड वक्ता थे बीजेपी के चौबे जी, उनको मैंने विस्तार से सुना। सिवाय गड़े मुर्दे उखाड़ने के कुछ नहीं। जी हाँ, पहले बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारी खराबियां थी, समय समय पर ठीक की जाती रही हैं, समय समय पर नई खामियां भी पैदा होती रही हैं, लेकिन आज के समय की जो चुनौती है, क्या उसको देखते हुए कोई कंस्ट्रक्टिव बात होनी चाहिए थी? कतई नहीं दिखी। SIR गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट आज तक ये बात नहीं समझा पाया, जब आज तक ये बात निश्चित नहीं कर पाया। कानून पढ़ के सुना दिया, आपने भी सुनाया अपने दर्शकों को, मनीष तिवारी ने जो सुनाया। यानी सबसे दुखद बात यह है कि संसद के अंदर जो सकारात्मक चीज निकल के आनी चाहिए कि हाँ भाई हमने चर्चा की, या जो अच्छे सुझाव आए हम उन पर गौर करेंगे, हम उसको आगे ले जाएंगे, उसकी जगह घुमा फिरा करके खाली सत्ता पक्ष की जिनके पास नंबर से उनकी मंशा क्या थी कि हम राहुल गांधी को बोलने न दें, बोलने में व्यवधान डालें। कल से हम देख रहे हैं, वंदे मातरम की चर्चा हो तो या चुनाव सुधार की चर्चा हो तो आसन पे बैठे हुए व्यक्ति को एक ही बात कही गई है, विषय पे बात करें, विषय पे बात करें, विषय पे बात करें। जी, आपको जब मर्जी आए तब आप विषय से, सत्ता पक्ष को जब मर्जी आए तब विषय से चाहे जहां चले जाएं, लेकिन ये बात करें विषय पे। अरे भाई, विषय की ही बात हो रही है। बहुत बढ़िया बात कल किसी ने कही वहां संसद में, लोकसभा में, कि जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो हम उस भारत माता की बात करते हैं जिसके तमाम ज्वलंत इश्यूज हैं, उन पे बातें होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने उस बात को कितने अच्छे ढंग से पिरोया। ये वंदे मातरम क्या खाली नारा लगाने के लिए है कि भारत की जनता के लिए, जो असली भारत माता है, उसके लिए किन इश्यूज पे हमें ज्यादा गौर करने की जरूरत है, हमें उसको हाई प्रायोरिटी में लेने की जरूरत है। लेकिन कहां है वो फलसफा, वो सोच, वो विचार, वो चिंतन कहां है? हाँ, एक बात जरूर नागवार है, राहुल गांधी के भाषण के समय जब कांग्रेस के लोगों ने वो पिक्चर दिखाना शुरू किया तो वो सीधे सीधे आसन को प्रोवोक करने की घटना थी, उससे बचा जाना चाहिए था। इसीलिए राहुल गांधी को यह कहना पड़ा कि मैं इनके साथ नहीं हूं। उससे अपने को कोई हासिल नहीं होना है। विपक्ष को भी समझना चाहिए कि इस तरह की हरकतें, छोटी हरकतों से कोई फायदा नहीं होता। सदन को चलाने वाले व्यक्ति की मजबूरी होती है, उसको वहां पर इंटरवीन करना ही पड़ेगा। आप नहीं कर सकते, सदन की प्रक्रिया में ये बातें लिखी हुई, लिहाजा उससे बचा जा सकता था। जिस ब्राजीलियन महिला की बात हो रही है, जो बात राहुल गांधी उठा रहे हैं, उसकी तस्वीर लोगों की आंखों में रची बसी है साहब, किससे छिपी हुई है। जिस आदमी को भी खबरों की जानकारी है, खबरों, न्यूज और करंट अफेयर्स में जिसका भी इंटरेस्ट है, और हर व्यक्ति को पता है वो ब्राजील की महिला जिसकी फोटो वहां आई थी। लिहाजा ये कमी विपक्ष की थी, कांग्रेस के लोगों की थी, उन्हें इससे बचना चाहिए था। बहरहाल जो बात राहुल गांधी ने कही, शानदार बातें हैं,
लेकिन सवाल ये है ना कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस नहीं पकड़ाई, यहाँ सुनने वाला कौन है, समझने वाला कौन है? क्या सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों में कहीं से भी हमें ये विवेक दिखता है कि हाँ साहब हम चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम विपक्ष के सुझाव उनके मशवरे पे एग्जामिन करना चाहते हैं? कहीं कोई दृष्टि नहीं दिखी, सिवाय लांछन लगाने के। वंदे मातरम में तो खैर वंदे मातरम को लेकर के तो बहुत सारी बातें हमसे पूर्व वक्ताओं ने भी कही है, अभी यहाँ पैनल के लोगों ने कही, लेकिन घुमा फिरा के उसमें निकला क्या? आप दिखाना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो? जब प्रियंका गांधी ने एक बात को क्रिस्टल क्लियर कर दिया, ये तारीख है, ये डेट है, पहले 2 स्टंजा लिखे गए, बाद में बाकी स्टंजा लिखे गए और उपन्यास में डाले गए आनंद मठ पे, उसके बाद क्या कहने को बचा सिवाय इसके कि हाँ साहब आप ये साबित करें कि प्रियंका गांधी गलत कह रही। लेकिन अमित शाह तो ऐसी कोई तैयारी करके आए नहीं थे। जो बातें कल वहां नरेंद्र मोदी बोल रहे थे वही बात राज्यसभा में अमित शाह बोल रहे थे, जिन बातों का कोई आधार नहीं, जो जिसमें कोई सत्यता नहीं, लेकिन आपको ये दिखाना और बताना है कि नहीं साहब हम वंदे मातरम को बड़ा प्यार करते हैं और कांग्रेस के लोगों ने वंदे मातरम के साथ बड़ा अत्याचार किया, जबकि आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, कोई आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसमें कि ये लगे कि साहब वंदे मातरम के प्रति आपने ये तरीका अपनाया था, देश के नेशनल सिंबल्स के प्रति, तिरंगे के प्रति, जनगण मन के प्रति। आजादी के आंदोलन में तो आपका कोई योगदान है ही नहीं, चलिए ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जब से आप आए यहां खड़े हुए पैदा हुए, तो ये जो तौर तरीका है इसको देश की जनता को समझना चाहिए। जो सारी की सारी चर्चा की बात है, जनता को इन बातों को गहराई से समझना चाहिए और हम लोगों की भी चेष्टा यही है कि जनता को हम वो पहलू बता सके, वो समझा सके कि देखिए साहब इसका ये मतलब और ये अर्थ है। कहां है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की वो बातें? यस, पहले कमियां रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमियां नहीं थी। कमियां नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के मैकेनिज्म क्यों बनाना पड़ता? लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट मैकेनिज्म बनाएगी और आप उसको जो है वो कानून सबको पलट देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक मैकेनिज्म दिया कि साहब एक पैनल बनाइए। यस, उससे पहले जिस तरीके से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी उस पर सवाल खड़े होते थे, ठीक बात है, लेकिन जो चीज बेहतरी करने की कोशिश की आपने तो फिर उसको बदतर कर दिया। और ये ऐसा तो इस देश में कभी हुआ ही नहीं। एक इकलौता ऐसा पद है चुनाव आयोग का जिसको कि इतनी बड़ी छूट मिली है कि तुम चाहे जो कर लो, तुम्हारे जीते जी नौकरी छोड़ने के बाद भी, रिटायर होने के बाद भी तुम्हारे जीते जी एक अदद FIR तक नहीं हो सकती। यानी ऐसा कानून बनाना, ये सुरक्षा, ये प्रोटेक्शन जिस चुनाव आयोग को ऑलरेडी इंपीचमेंट की सुरक्षा मिली हुई है। इंपीचमेंट का मतलब है उसको हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल और कठिन है। वो व्यवस्था दी गई है संविधान में, बहुत अच्छा किया गया है उसकी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए, लेकिन आपने उसके ऊपर ये क्या चीज जोड़ दी? ये कितना बड़ा प्रोवोकेशन है उन लोगों के लिए जो चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। और सवाल अगर गलत उठा रहे हैं तो जवाब मिलना चाहिए। जवाब कौन देता है? जवाब दे रही है बीजेपी। अभी देखिए पंकज जी ने कितनी अच्छी बात बताई कि गाजियाबाद में कौन कर रहा है SIR का सुपरविजन, उसका रिव्यू, सरकार के लोग कैसे कर सकते हैं इस काम को? तो इस तरीके से आप ब्लैटेंटली, खुलेआम, सरेआम, दादागिरी वाले स्टाइल में कि हमें जो करना है हम करेंगे, जो हमारा जो उखाड़ सके सो उखाड़ ले, उस तरह के से सत्ता को, लोकतंत्र को अगर आप चला रहे हैं तो ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये देश के हित में नहीं कर रहे हैं। इससे आप राजनीतिक रोटियां भी मेरे ख्याल से नहीं सेक पाएंगे, क्योंकि आपके पास है ही नहीं वो ताकत आपके पास है ही नहीं जिससे आप राजनीतिक रोटियां सेक सकें। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए फिर आपको हिंदू मुसलमान करना पड़ता है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और खासकर लेकिन 2 दिनों में ये साफ समझ में आ रहा है कि सत्ता पक्ष यहाँ चाहे वो वंदे मातरम पे बहस हो या चुनाव सुधार पे बहस हो, लेकिन दोनों बहसों में सत्ता पक्ष यहाँ बैकफुट पर नजर आया। आपने भी देखा अनिल जी इस पूरे 2 दिनों के, और ख़ासकर आज का चुनाव और चुनाव सुधार की बात यहाँ बहुत ज़रूरी है। और इस पर जो पॉइंट्स, जो मुद्दे रखे गए हैं, शुरुआत में मनीष तिवारी के ज़रिए, चाहे उनके बाद अखिलेश यादव, फिर राहुल गांधी, सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं डिफेंड करता हुआ या गलत बयानी करता हुआ और ऐसे तर्कों को सामने रखता हुआ जो कहीं ना कहीं अगर ऑथेंटिकेट करने की बारी आए, कहा जाए, तो शायद वो ऑथेंटिकेट भी न कर पाए। कैसे देखते हैं आप, और ख़ासकर जिन मुद्दों को लाने की कोशिश थी, क्या वो मुद्दे आ गए आज की डिबेट में, चर्चा में, संसद के अंदर? अनम्यूट भाषण जो है, जी ठीक है, आ रही आवाज। हाँ, राहुल गांधी का भाषण मुझको लगा कि अब वो स्टेट्समैन की ये में है, स्टेचर में आ गए हैं। उन्होंने जिस तरह से चुनाव चोरी, वोट चोरी को जिस तरह से उन्होंने देशद्रोही के मामले से, मतलब उससे बड़ी चीज बताई कि भाई वो
ये आइडिया ऑफ इंडिया को खत्म करने वाला, और ये जो फैब्रिक है इंडियन ये का डेमोक्रेसी का, इंडिया का, उसको डिस्ट्रॉय करने वाला, वो हमको बहुत बहुत जबरदस्त चीज लगी। इसीलिए उसमें आप देखिए कि उन्होंने बताया कि किस तरह से एक कॉमनवेल्थ को आउटफिट ये कोई आवाज आ रही है? हाँ, तो ये आरएसएस और बीजेपी जो कॉमनल फोर्सेस है, इन लोगों ने किस तरह से गांधी जी की हत्या की, और उसके बाद जो है इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट किस तरह से कर रहे हैं। मतलब ये जो कॉमनल और जो ये है फोर्सेस जो है उसने कैप्चर कर लिया है इंडिया को, उसका ये आउटकम है। वो डिटेल्स तो उन्होंने बताया ही, और मनीष तिवारी और बाकी लोगों ने रखा ही है। जो चुनाव सुधार के मामले में वो लगातार वो डिबेट आ रहा है, लेकिन उसको उससे ऊंचाई पर ले गए। ये एक स्टेट्समैन क्वालिटी होती है कि जो पूरा जो सिस्टेमिक फेलियर है जो इंडियन डेमोक्रेसी का, जो सिस्टम में जो इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स है, उसके साथ उन्होंने जोड़ा, उसी का एक पार्ट है जो इस तरह से कर रहे हैं और डायरेक्ट अटैक किया। ये बहुत ही मतलब इमेजिनेटिव और इंपॉर्टेंट था। पूरा का पूरा जो ये क्रिएट हुआ कि डेमोक्रेसी, आप एक चुनाव, वोट चोरी, जो ये सब है, ये अल्टीमेटली किस तरफ ले जा रहा है देश को, इस तरफ। वो सिर्फ चुनाव सुधार वाला जो दिक्कत क्या हुई, आप देखिए कि 2 दिन के डिबेट में मैं देख रहा हूं वंदे मातरम और ये दोनों में क्या हुआ कि दोनों में इन लोगों को लग रहा था कि इनको ये कर देंगे, मतलब हिप हिप हुर्रे जो हमारे यहाँ बोलते हैं वो कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं। वंदे मातरम में ऐसा मामला था कि वंदे मातरम में उनका इतिहास साथ नहीं देता है। मैं एक चीज पॉइंट आउट बहुत लोग नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि नेशनलिज्म और फासिज्म एक साथ है पूरी दुनिया में, लेकिन आरएसएस एक यूनिक आउटफिट है जिसका कि नेशनलिज्म के लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं है। ऐसा नहीं था, जैसे हिटलर भी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बाकायदा फाइट किया वो जर्मन सेना का सैनिक के रूप में, और उसको एक लेजिटिमेट उसके पास ये था, क्लेम था, जो नहीं जर्मन नेशनलिज्म है उसके बारे में। मुसोलिनी के साथ भी ऐसा है, लेकिन इंडिया में एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लेम नेशनलिज्म का करता है, लेकिन उसके पास उसके लिए कोई आधार नहीं है, नो सेक्रीफाइस। और 37 में जब ये वंदे मातरम के इशू चल रहे थे, तो वो जो है मुझे ये स्कूल बना रहे थे, मिलिट्री स्कूल बना रहे थे, जिसमें के जो ब्रिटिश इंडिया कमांडर था उसको बुला रहे थे उसको उद्घाटन के लिए। तो इनका जो कोलैबोरेशन है, फिर मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया। तो ये जो हिस्ट्री है इनका, ये किसी तरह से नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को एप्रोप्रिएट करने, उसको कब्जा करना उनके लिए मुश्किल है। राहुल गांधी की ये खास बात ये रही कि ये चुनाव चोरी को इस तरह से सिर्फ जो है इलेक्शन कमिश्नर पर अटैक करके, या क्या कहते हैं बीजेपी को सामने कटघरे में रखना, कि जैसे कि वो एक तरह का एक सिर्फ कब्जा कर रही है वोटिंग मशीन पे और चुनाव जीत रही है सत्ता के लिए। वो एक लार्जर जो गेम प्लान है, जो एक आरएसएस की जो कोशिश है देश में जो लाने का, और वो और बहुत अच्छे खादी का एग्जांपल, फैब्रिक ऑफ इंडिया का, उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं डाइवर्सिटी, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया मार्वेलस, मतलब मैं बहुत ही ये हूं कि उन्होंने इसको किस तरह से बताया कि ये जो डाइवर्सिटी है उसको मतलब इंडियन डेमोक्रेसी की ताकत वही है, आइडिया ऑफ इंडिया वही है, चुनाव उसका एक्सप्रेशन है, और आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मतलब वो अटैक जो फाइट है असल में, जो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ और एक कम्युनल हिंदू जो हिंदू राष्ट्र है उसके कंसेप्ट, उसको उस कंसेप्चुअल लेवल पे ले गए, ये है। और मैं देख रहा था कि उसमें बाकी जो डिटेल्स है वंदे मातरम के मामले में उनका साथ नहीं देता है। मैं एक और चीज लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, वो ये है कि आप सुभाष चंद्र बोस की जो चर्चा हुई कि कैसे सुभाष चंद्र बोस और नेहरू और ने मिलकर ये अंत में कांग्रेस के से जो फैसला हुआ कि दो ही जो उसका शुरू वाला जो रहेगा
ये वंदे मातरम का। इससे अलग आप देखिए कि आजाद हिंद फौज की जब सरकार बनी तो सरकार में उन्होंने वंदे मातरम को नहीं चुना इसके लिए, नेशनल एंथम के लिए। उनका जो ऑफिशियल नेशनल एंथम बनाया उन्होंने, वो भारत भाग्य विधाता जो है, जो जनगण मन है, उसके आधार पर उसको भी नहीं लिया, क्योंकि वो एक लैंग्वेज बंगाल का या एक अलग लैंग्वेज, मतलब जो संस्कृताइज्ड ये था, उसको हिंदुस्तानी में अनुवाद कराया। और शुभ सुख चैन जो है, और पूरा जनगण मन का 2 पैरा नहीं, पूरा का पूरा जनगण मन को अनुवाद, एक उसका एक नया वर्जन अनुवाद पर उसके आधारित किया। और वंदे मातरम को नहीं चुना क्योंकि वो कम्युनलिज्म के मामले में सेंसिटिव थे। उनको मालूम था कि सेकुलर ये के लिए अगर वंदे मातरम को लेना वो उचित नहीं होगा। उन्होंने बल्कि डिस्कार्ड ही किया, उन्होंने जनगण मन को प्रेफर किया। ये एक इंपॉर्टेंट है और वो लगातार देखते थे। तो ये सेकुलर वंदे मातरम का भी डिबेट है, उसमें भी आप देखिएगा क्या कि एक बड़े लार्जर स्केल पर चीजें खुलने लगी है। तो मुझको लग रहा है क्या कि ये जो उनकी कोशिश थी कि वंदे मातरम का ये लटका के, मतलब उसके साथ जोड़ करके SIR के विवाद को, के मुद्दे की चर्चा को वो कोई जीत हासिल कर लेंगे, वो मुझको लगा कि उसको डिफीट किया अपोजिशन पार्टी और कांग्रेस ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और SIR के मुद्दे पर सब लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस, लेकिन राहुल गांधी का हमको लगता था कि एक रियल जो फाइट है, आइडियोलॉजिकल फाइट, उस प्लेन पर ले गए। और यही असली लड़ाई है, क्योंकि आप इस डिटेल्स में जाते रहिए कि क्या कहते हैं, CJI को आपने क्यों नहीं बनाया, एक इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्ति उसका जो है मतलब निष्पक्ष ढंग से और एक ईमानदार ढंग से होनी चाहिए। ये सब आप मुद्दे उठाते रहेंगे, लेकिन जो बेसिक बात है, जो उसमें वाइस चांसलर वगैरह की चर्चा करके बेसिक बात यही है कि RSS आपके इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर रहा है, आपका मीडिया सब पे कब्जा कर रहा है। उससे आगाह और वोट चोरी एक उसका हिस्सा है। लोग पहले बोलने लगे हैं, क्या बोलते हैं कि चुनाव हार जाती है तो वोट के खिलाफ। राहुल गांधी उसका उससे जवाब है उनका एक्शन के चुनाव में जीतना हारना कोई मुद्दा नहीं है हमारे लिए। मेन मुद्दा ये तो है कि वो होना चाहिए ये, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि बीजेपी और RSS का जो कब्जा हो रहा है डेमोक्रेसी को खत्म करने का, जो उसका अभियान चालू है, इसको फाइट करना है। ये जबरदस्त ये क्या कहते हैं, जिसको कहता है कि ऊंचाई लेवल पे ले जाना, एक बड़े लेवल पर कोई फाइट को ले जाना, उसमें वो कामयाब हुए, ये इसमें कोई डाउट नहीं। जी, आधे घंटे का भाषण राहुल गांधी का, लेकिन ये भाषण एक उच्च लेवल का भाषण था जिसमें उन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी आए जिन मुद्दों का जिक्र बार बार होता है। और ये मुद्दे न सिर्फ संसद में बल्कि संसद से बाहर सड़कों पे भी, और अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी पिछले 4 महीने से हम लोग लगातार सुन रहे हैं। और अमलेंदु जी, आपसे बेहतर और कौन जानता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, SIR पे सुनवाई पूरी हुई है इस पक्ष से। अभी उस पक्ष, बचाव का पक्ष अभी बाकी है अपनी बात रखने के लिए, वहाँ SG तुषार मेहता अपनी बात रखेंगे। लेकिन ज़रा आपसे इधर का जो क्या वो सारे मुद्दे, और कई बार लगता है जब सुप्रीम कोर्ट की दलीलों को हम लोग सुनते हैं तो लगता है कि हाँ, अब आर्टिकल 327 बार बार जिसका जिक्र आता है, और ये कि संसद चुनाव आयोग के लिए नियम संसद से नियम बनते हैं, और लेकिन अब चुनाव आयोग खुद नियम बनाने लगा है। और अभी पंकज जी ने बताया भी कि कैसे SIR की समीक्षा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में, जो नहीं होना चाहिए। और ऐसे में क्या लगता है, आज जो चर्चा हुई है सदन में, ये चर्चा क्या कोई दबाव बना पाने में सक्षम होगी, खासकर जो मामले चल रहे हैं उधर सुप्रीम कोर्ट में? अमलेंदु जी, देखिए राजीव जी, असल में सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें थीं, वो ठीक उसी तरीके की दलीलें आज मनीष तिवारी ने अपनी बात शुरू करते हुए रखी।
और बात यही थी कि जब संसद सर्वोच्च है और कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, तो चुनाव आयोग किस तरीके से अपना कानून बना सकता है, ये महत्वपूर्ण बात थी। उसको विस्तार से मनीष तिवारी ने रखा। मनीष तिवारी, राजीव जी, एक राजनेता होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील भी हैं, तो उनकी जो बातें थी, इसीलिए मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी से शुरुआत न कराकर जो था वो मनीष तिवारी से शुरुआत कराई गई, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो मतलब कानूनी भाषा है वो भी सदन को बताया जा सके, और जो एक तरह से कहा जाए जो अंधभक्त लोग हैं उनको ये समझाया जा सके कि आप किसी व्यक्ति के अगर अंधभक्त हो गए हैं तो आप अपने जो आप लॉ मेकर्स हैं, तो जिस संस्था के आप सदस्य हैं उस संस्था का अपमान आप मत कीजिए, अपने अधिकारों को मत छोड़िए। ये समझाने की भी एक कोशिश के तौर पर राजीव जी इसको देखा जा सकता है। मनीष तिवारी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी और राहुल गांधी ने तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी जिसे कहते हैं राजीव जी, वो एकदम कर दिया। सारे मसले राहुल गांधी ने रखे, किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्या मॉडस ऑपरेंडी है, किस तरीके से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस संविधान के विरोधी रहे, लोकतंत्र के विरोधी रहे, सारी बातें आज राहुल गांधी ने रखी। और राजीव जी इसके बाद अब ये कहना कि इसका कोई दबाव पड़ पाएगा, कि मुझे लगता है दबाव क्या, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक चीज तो सामने बिल्कुल होगी कि संसद में इस पर चर्चा हो रही है, और संसद के अधिकारों का अगर चुनाव आयोग अतिक्रमण कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आप संविधान के कस्टोडियन हैं, तो कोई संवैधानिक संस्था किसी दूसरे संवैधानिक संस्था के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकती। और खुद सुप्रीम कोर्ट कई बार राजीव जी ये बात कह चुका है कि कानून बनाना सरकार संसद का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। कई फैसले राजीव जी इस तरीके के हैं जो आए हैं, उसमें साफ तौर पे कहा गया है सरकार को तो निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, लेकिन संसद को निर्देश नहीं दे सकता, या किसी विधानसभा को निर्देश नहीं दे सकता कि आप इस तरीके का कानून बनाइए। कानून की समीक्षा कर सकता है, उसको निलंबित कर सकता है कानून जो बन के संसद से आता है। लेकिन अभी भी राजीव जी जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर जब 5 जनों की खंडपीठ का फैसला आया, उसमें भी ये बात आई कि जब कानून बनने की प्रक्रिया है तब तक उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं कर सकता। कानून जब बन जाएगा तब वो उसकी समीक्षा कर सकता है, तब उसकी कानूनी समीक्षा हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। तो यानी कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद का है, और यही बात मनीष तिवारी ने भी कही, यही बात राहुल गांधी ने भी कही। और राहुल गांधी ने किस तरीके से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन बनकर, यानी उसका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनकर काम कर रहा है, ये सारी बातें बताई, और ये बताया कि चुनाव आयोग ने क्या क्या गड़बड़ियां की हैं, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को बचाने के लिए राजीव जी क्यों आया थी, राहुल गांधी ने कही। तो अब ये एक निश्चित तौर पर राजीव जी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएगा। मुझे लगता है कि जो आप, हालांकि आप सबके दलीलें पूरी हो चुकी हैं इस पक्ष की तरफ से, याचिकाकर्ताओं की तरफ से, लगभग सभी की दलीलें एक ही तरीके की थी। और राजीव जी लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हुई इस मसले के दौरान। एक तो शादान फरासत जब बात कर रहे थे तो जस्टिस बागची जो है उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की, और उन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, और जब ये अधिकार मौलिक अधिकार बन जाता है तो उसको लागू कैसे किया जाना है ये कानून तय करेगा। यानी राजीव जी वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो चुनाव आयोग नाम काटकर वोट देने का अधिकार नहीं छीन सकता। ये इस टिप्पणी को राजीव जी इस तौर पर देखा जा सकता है। अब उसमें क्या आता है फैसले में वो अलग मसला है, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर जस्टिस बागची ने कहा कि ये मौलिक अधिकार है, और ये लागू कैसे होगा ये कानून तय करेगा। कानून कौन बनाएगा? कानून संसद बनाएगी। यही बात राजीव जी चल रही है। दूसरा, आज जब तमिलनाडु के बारे में बल्कि जब बहस हो चुकी थी, तमिलनाडु के एक वकील ने जब कहा कि भाई आदिवासी इलाके जो हैं वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं और वहां 57 लाख लोग हैं, उनके वोट कट जाएंगे, इस पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि साहब अगर 99% इम्यूनोसेल फॉर्म आ गए तब, तो जस्टिस सूर्यकांत जो सीजीआई हैं उन्होंने बहुत तगड़ी फटकार जो थी चुनाव आयोग को लगाते हुए कहा कि हर बार रटा रटाया जवाब 99% का लेकर मत आ जाया करो, आप वहां ध्यान दीजिए। तो ये 2 बातें राजीव जी आज बड़ी महत्वपूर्ण हुई हैं इस पूरी बहस के दौरान। अब इसका क्या नतीजा होता है, किस तरीके से आता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हाँ, फैसला क्या आता है बोलेगा, लेकिन जो 2 टिप्पणियां आई हैं ये एक तरीके से दिशा निर्धारित कर सकती हैं राजीव जी। और चलते चलते राजीव जी एक और फैसले का मुझे लगता है कि जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, खासतौर से जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय मल्ल्या बागची की खंडपीठ का है। उन्होंने आज एक मामले में एक लड़की को उसकी मां की जाति के आधार पर
जाति सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया। और राजीव जी, ये एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। हालांकि उसमें टिप्पणी जोड़ी कि कानून का सवाल अभी बना हुआ है, और जस्टिस सूर्यकांत ने ये टिप्पणी भी की कि भाई माँ के नाम पर जाति निर्धारित क्यों नहीं हो सकती, पिता के नाम पर ही क्यों होगी। तो राजीव जी, अगर ये कानून का सवाल खुला हुआ है, अगर ये कानून से आड़े नहीं आता है, चूंकि अभी तक जो कानून है उसके हिसाब से तो पिता के उस अनुसार ही बनती है, लेकिन अगर ये कोई सुझाव भी आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगे सुनवाई में चलकर, तो मुझे लगता है राजीव जी एक लैंडमार्क जजमेंट होगा, एक नई बहस जो है वो छिड़ेगी। और आपको याद होगा कि जो एक रोहित वेमुला का मसला आया था बीच में, जो जिसने अपनी जान खुद ले ली थी, अगर ये जजमेंट राजीव जी उसके मामले में भी इसी तरीके का आ गया होता, तो शायद रोहित वेमुला एक अच्छा शोध छात्र जो था, वो एक अच्छा जो था वो स्कॉलर हमारे बीच होता राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आप तमाम साथियों, इस कार्यक्रम के ठीक बाद अभिषेक मनु सिंघवी के साथ पॉडकास्ट देखना मत भूलिए। पॉडकास्ट में इन तमाम मसलों की चर्चा है, SIR की चर्चा है, और बीते 15 दिनों में क्या कुछ जो घटनाक्रम है उस पर पैनी निगाहें रखते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। देश के वरिष्ठतम वकीलों में से तो एक हैं ही, और साथ साथ राज्यसभा के सांसद भी हैं। और ज़रूर देखिएगा, आप लोग देखते हैं, आपको पसंद भी आता है। और प्रशांत जी के साथ, हमारे साथ एक अच्छी बातचीत उनके साथ हुई है, और कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, कोर्ट के अंदर, ये जानना ज़रूरी है। और कानून और कानून बनाने वाले किस दिशा में जा रहे हैं, ये सब कुछ। लेकिन आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से, समय कम है, 15 मिनट का समय बचा है और आप तमाम साथियों के बीच आना है। शकील जी, आपको लगता है क्या कि इस बहस से, जो संसद में बहस हुई है, इससे एक चुनाव सुधार की बात जो लगातार हो रही है, और विपक्ष यहां कहीं ना कहीं इस बात से निराश है कि वोटों की चोरी हो रही है, जैसे राहुल गांधी ने कह दिया कि इसे राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी माना जाएगा, राष्ट्रद्रोह माना जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि आज के डिबेट से थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन सत्ता पक्ष पर और चुनाव आयोग पर दबाव बनाने में विपक्ष कामयाब हुआ है? जी बिल्कुल, और इससे बड़ा जो है जनता में एक मैसेज गया है। जनता समझ रही है कि कौन सच बोल रहा है और कौन जो है उसको भटका रहा है। देखिए, आज जो राहुल गांधी का भाषण था तो बहुत लोगों ने देखा, वो संसद टीवी पे लाइव, बहुत सारे लोगों ने बाद में बताया। राहुल गांधी बिना पढ़े हुए भाषण दे रहे थे। कल मोदी जी पढ़ के भाषण दे रहे थे, अक्सर देते हैं, अमित शाह भी देते हैं। कल प्रियंका को भी कागजों की जरूरत नहीं पड़ रही थी, आज राहुल को भी नहीं पड़ रही थी, खड़गे जी को भी नहीं पड़ रही थी। तो ये फर्क लोगों को साफ दिखता है। खड़गे जी ने कहा भी कि आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हो, इसलिए मैं ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है सदन के पटल पे रखने जा रहा हूं, पढ़िए जरा। कुछ आपको थोड़ी सी हम दूसरी बातें और बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग है वो दर्शकों के लिए भी जी। एक तो ये कि आज जब राहुल बोलने वाले थे उससे पहले अखिलेश आके बैठ गए, पहले नहीं थे। कल भी उन्होंने ऐसे ही किया था अखिलेश ने, और पूरे दलबल के साथ आते हैं, उनके जो सांसद हैं वो भी उनके साथ आते हैं। प्रियंका के भाषण से पहले भी वो आके बैठ गए थे। तो एक अच्छी परंपरा शुरू कर रहे हैं कि विपक्ष के बड़े नेता आपस में जब एक बोले तो एक दूसरे को बैठ के उसको सुनना चाहिए। दूसरा, इस बात की भी बड़ी चर्चा थी कि आज राहुल जो है कुर्ते पजामे में आए, टी शर्ट को उन्होंने छोड़ा, बड़ी बहस के लिए, हो सकता है जो भी हो। दूसरी एक बात जो खास है, जो हमने पहले भी कही थी, कि इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है कि चुनाव सुधार विषय रखा सरकार ने, और चुनाव सुधार कैसे हो इस पर कोई बात नहीं। इसके बारे में जो भी ठोस सुझाव दिए वो राहुल गांधी ने दिए, बाकी और दूसरे लोगों ने दिए। और दूसरी बात जो हम इससे पहले कह चुके थे, जब इस चुनाव सुधार पे बहस तय हो गई थी, कि सबसे बड़ा चुनाव सुधार तो 61वां संविधान संशोधन विधेयक राजीव गांधी ने किया था। 18 साल की उम्र को मताधिकार देने का, उसके बाद 1993 में शेषन ने किया था फोटो मताधिकार देने का। तो आज मौका था सरकार के पास, बीजेपी सरकार के पास, कि वो चुनाव सुधार पे कोई ठोस बात करती जी। खैर नहीं करी,
तो अब जो राहुल ने सुझाव दिए हैं 4 या 5, उन पे विचार कर ले वो। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इससे जो है निश्चित ही रूप से चुनाव आयोग पे भी असर पड़ेगा। सरकार चूंकि डिफेंसिव हुई है, सरकार कभी मान ही नहीं सकती थी कि बहस में वो पीछे हो जाएगी। आज दोनों बहसों में उसे पीछे होना पड़ा, उसके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। और जैसा कि हमने बताया कि अमित शाह उठकर चले गए, ऐसा कभी नहीं होता है। जितने तीखे प्रहार आज खड़गे जी ने किए तो उठ के जाना पड़ा। जितना उनको प्रोवोक करते थे सत्तापक्ष वाले, उतने ही वो सटीक जवाब देते थे। तो आज का दिन, पिछला कल का दिन दोनों रहे, और अभी एक हफ्ते तीन इस हफ्ते के और एक हफ्ता वो है। तो ये सत्र जो है सरकार के हाथ से निकलता जा रहा है। सरकार को जो वो अपने बिल पास कराना थे वो हो रहे हैं, और उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। छोटे मोटे बिल है, तंबाकू पे कोई कर लगाना, कुछ ऐसा करना, वो सब चलता रहेगा। लेकिन जो मैसेज जनता को जाना है, जो बड़ी बातें हैं, लार्जर बातें हैं, उसमें विपक्ष आगे चला गया। जी राजीव जी, विपक्ष यहाँ पे आगे नजर आ रहा है, लेकिन मूल समस्या जो है उसका समाधान कैसे हो, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या इस डिबेट से उस समाधान की ओर ये देश जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी वोट चोरी। प्रशांत जी, आप तमाम साथियों से यही सवाल जानना चाहता हूँ। प्रशांत जी, आपको लगता है क्या कि वोट चोरी पर लगाम लगाने, अंकुश लगाने में क्या यहाँ, और उसके लगाने नहीं लगवाने में क्या विपक्ष सफल हो पाया है, हो पाएगा? पाया है तो नहीं कह सकता हूँ, हो पाएगा क्या? देखिए, सरकार तो नहीं सुनने वाली है, क्योंकि सरकार को अभी बिहार में उन्होंने देखा है, और महाराष्ट्र और हरियाणा में जैसे चुनाव कराए हैं, तो सरकार तो नहीं सुनेगी विपक्ष की। लेकिन जनता तक ये आवाजें जा रही हैं, और हम लोग याद कीजिए कि बिहार में थे, और बिहार में अब ये वोट चोरी मुद्दा है। और महाराष्ट्र में हम देख चुके हैं किस तरीके से लोगों ने रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था, और यही बिहार की स्थिति हुई है। तो एक जनता के बीच में ये मुद्दा जरूर जा रहा है, और लोग चुनाव आयोग की जवाबदेही तय करना चाहते हैं। अब ये बहुत आम चर्चा है कि लेवल प्ले फील्ड नहीं है, और लेवल प्ले फील्ड को ध्वस्त किया गया है। जिस तरीके से चुनाव के बीच में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, और खासकर जो वोट काटे गए। अभी शायद पंकज जी चर्चा कर रहे थे कि योगी जी बड़ा चिंतित है। मैं बता देता हूँ क्यों चिंतित है। वहां पे भी एक असर हो रहा है SIR का। वहां असर उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग जिनके एड्रेस गांव में भी हैं, यानी जमीनें हैं, पुश्तैनी मकान है, वो लोग सरकारी स्कीमों से कट न जाएं, इसलिए अपना वोट जो है वो गांव में शिफ्ट कर रहे हैं। अब शहर में रहने वाला जब गांव में वोट शिफ्ट करेगा तो वोट डालने नहीं जाएगा वो। और बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, शहरी वोट की वजह से सत्ता में आ पाई थी। तो ये बीजेपी का वोटर है जो गांव जा रहा है, जो शायद वोट ना डाले। ये चिंता है बीजेपी को, इसलिए योगी आदित्यनाथ रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को सबको लगाया है उन्होंने। तो वोट चोरी, लेकिन एक बड़ा मुद्दा वोट चोरी देश में बन चुका है, और कई साल से। आप देखिए, ईवीएम की बात आप कभी भी आप करें, कहीं से भी, किसी चौराहे में, किसी सड़क में, किसी चाय की दुकान में खड़े होकर आप ईवीएम की बात करें, लोग छूटते ही कहते हैं कि ईवीएम से वोट नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा मुद्दा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो राहुल गांधी ने कही है, और दोनों चीज को मैं जोड़ के देखूंगा कि देशद्रोह, और वो कानून लाएंगे कि जो पुराने कारगुजारियां हैं उनकी भी जवाबदेही, कानूनी जवाबदेही तय होगी। ये बहुत बड़ा कदम है जो विपक्ष ने आज लिया है, और ये एक निश्चित तौर पे देश में माहौल बनाएगा। लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो ये कर रहे हैं, जिस तरह से BLOs की मौतें हो रही हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं,
या लोग नाम काटे जा रहे हैं। अभी चौंकाने वाली बातें आ रही हैं कि झारखंड में जहां SIR अभी शुरू भी नहीं हुआ है, वहां 12 लाख वोट कट चुके हैं। अभी चुनाव आयोग बिल्कुल गैर कानूनी ढंग से वहां पे एक मैपिंग करा रहा है जी। और उस मैपिंग में 12 लाख लोग कट गए SIR शुरू होने से पहले ही। तो ये इस तरीके की मनमानी हो रही है पूरे देश में और पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही जो है वो सवालिया निशान खड़ा हो गया है। और बिल्कुल सही राहुल गांधी ने कहा कि देश का लोकतंत्र जो है उसके खिलाफ ये साजिश हो रही है और निश्चित तौर पर ये जा रहा है। एक आखिरी बात जो राहुल गांधी ने कही कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस पे, संस्थाओं पे RSS का कब्जा हो रहा है और उन्होंने वाइस चांसलर की बात की। सिर्फ एक उदाहरण देता हूं राजीव जी, 2017 में RSS की एक संस्था प्रज्ञा प्रवेश, उन्होंने दिल्ली में एक वर्कशॉप किया कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे इंडियनाइजेशन किया जाए, देसीकरण कैसे किया जाए। उसमें RSS की प्रोग्राम में 51 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आए दिल्ली। 51 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर RSS के इवेंट में आए। तो कौन लोग आए होंगे? ये जिनको RSS ने अपॉइंट किया वो लोग आए होंगे। तो जो राहुल गांधी का आरोप है उसमें बहुत सच्चाई है कि पूरी लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में RSS के लोग जो हैं वो अपॉइंट हो चुके हैं। और जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज भी हैं, चाहे वो AMU हो या जामिया हो, वहां भी उन्हीं के कोटे के आते हैं। जिस प्रकार से वो बाबरी मस्जिद जो बना रहे बंगाल में, वो भी उन्हीं के कोटे के हैं। तो उन्हीं के कोटे के वाइस चांसलर भी बन रहे हैं वैसे ही। तो ये बड़ा मजबूत आर्गुमेंट रखा RSS पे राहुल गांधी ने आज। जी जी, पंकज जी, आप कैसे देखते हैं, क्या चुनाव सुधार जो गंभीर मुद्दा है उसमें इस बहस से कुछ सुधार की गुंजाइश नजर आती है? देखिए क्या है कि वंदे मातरम की बहस, चुनाव सुधार और बंगाल चुनाव, ये तीनों एक त्रिकोण है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए, लगभग 45 डिग्री पे जुड़े हुए हैं, समकोण है। पिछले बंगाल चुनाव के समय सुभाष चंद्र बोस आ गए, उसके बाद ये खुद रविन्द्रनाथ टैगोर बन गए थे। जो व्यक्ति संसद में वंदे मातरम पे बहस को इनिशिएट कर रहा है, वो व्यक्ति बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम नहीं जानता है, वो बंकिम दा बोल रहा है। राजनाथ सिंह तो बंकिम दास बोल रहे हैं, शेखावत साहब और कुछ बोल रहे हैं, उनको नाम ही नहीं मालूम है। इस प्रकार से बंगाल का आदमी बंगाल के स्थानीय गौरव को लेकर बहुत संवेदनशील है। और ये जो चीज है सीधे कम्युनिकेट हो गई वहां पर कि ये जो व्यक्ति हैं ये क्या कर रहे हैं वंदे मातरम के नाम पर। पप्पू यादव ने तो साफ साफ बोला कि यदि प्राइम मिनिस्टर बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के 2 पंक्ति पूरी बोल दे। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, वंदे मातरम की जो मूल पंक्तियां हैं जो सभी लोग गाते हैं, वो वास्तव में आज के परिवेश में बहुत मौजूद हैं और सिद्ध करती कि सरकार उसको बिल्कुल नहीं मानती है। सुजलाम यानी साफ हवा, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, स्वस्थ साफ पानी हो, साफ भोजन हो, फल हो, और मलयज शीतलाम यानी स्वच्छ हवा हो। इस देश में खासकर दिल्ली और उसके आसपास इस समय पानी हवा को लेकर एक इमरजेंसी की स्थिति है और इस सरकार इतनी निकम्मी है कि उसकी जगह वंदे मातरम पर चर्चा करा रही है, जबकि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम पे उनकी कोई कार्रवाई नहीं है। अब देखिए कि राहुल गांधी ने जो एक सबसे महत्वपूर्ण मसला बोला वो ईवीएम को लेकर था। जैसे अखिलेश यादव ने तो साफ साफ बोला कि ईवीएम होना ही नहीं चाहिए जी। मतपत्रों से चुनाव, लेकिन राहुल गांधी ने बोला कि ईवीएम के मैकेनिज्म की जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है
उस पे विपक्ष की अप्रोच होना चाहिए। पार्लियामेंट में ये भी सवाल उठा, ठीक है आप मतदान करा लीजिए ईवीएम से, लेकिन जो मतगणना है वो वीवीपैट पर्चियों से करा लीजिए। लेकिन ये जो चुनाव सुधार के सुझाव दिए जा रहे हैं, ये सब तभी सार्थक होंगे जब प्राइमा फेसी में, प्राथमिकता में एक निरापद मतदाता सूची बने। जौनपुर से खबर आ रही है कि 100 साल से रहने वाले लोगों को के नाम उसमें से काट दिए गए, उनके वीडियो बना के पुलिस ले गई कि ये तो ईरानी है, ईरान के रहने वाले। तो लखनऊ में कई हजार लोगों के नाम काट दिए गए। इस चक्कर में हम मतदाता सूची को अपने तरीके का मोल्ड कर रहे हैं, तो हम बाकी के जो चुनाव है, मतदान और मतगणना, उन स्टेप पे तो बाद में आएंगे ना। तो अभी जो चिंता सबसे बड़ी है कि एक अच्छी मतदाता सूची जिसमें अधिक से अधिक भारत के निवासी मतदाता शामिल हो, उसके लिए कोई रूपरेखा और प्लानिंग बने जी। और मुझे लगा कि अभी इस पे कम काम हो रहा है और कम चर्चा हो रही है। जी 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 मुकेश जी, कैसे देखा जाए, क्या चुनाव सुधार बहुत गंभीर चर्चा है? नहीं, देखिए, चुनाव सुधार करने का रास्ता बनाती है सरकार, संसद, और करने की मंशा जो है वो नजर आनी चाहिए चुनाव आयोग में। फिलहाल ये दोनों चीजें नजारत दिखती हैं मुझे कहीं नहीं दिखता कि इस चर्चा और बहस से इस देश की चुनाव प्रक्रिया, या जैसा अभी चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि मतदाता सूची, SIR, इन चीजों में कहीं कोई सुधार वाली स्थिति, कोई चीजों के बेहतर होने वाला रुख मुझे नहीं दिखता। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि सरकार को इस बात की परवाह ही नहीं है कि क्या हम जो कुछ कर रहे हैं, सरकार हो या चुनाव आयोग हो, जो कुछ हम कर रहे हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की नजर टेढ़ी भी हो सकती है क्या। तो स्थिति ये है कि हमको ये करना है, हम डंके की चोट पे करेंगे, बाकी जिनको गाल बजाना है, कुछ बोलना है, बोलते रहे। यहां पर वाकई में सकारात्मक मानसिकता से काम नहीं हो रहा है। जिन चीजों की तरफ, जिन दिक्कतों की तरफ लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग बातें उठा रहे हैं, आप देखिए पिछले 3 महीने 4 महीने से हम लोग देख रहे हैं ना, 24 जून से अभी तक ये सवाल आए दिन हमारे सामने है, जो चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा हुआ। मतदाता सूची भी चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है। सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, एक के बाद एक। क्या हुआ उसके बाद? 10,000 रुपए की पेशकश होती है, नया क्या हुआ, क्या ये हुआ? ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे आपके सामने हैं। BLO का आत्महत्या करने से किसी की सेहत पे कोई फर्क पड़ रहा है? देखिए, कानून के अपने कुछ तौर तरीके हैं। संसद का काम है कानून बनाना, संवैधानिक अथॉरिटीज है, उनका काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर संवैधानिक अथॉरिटीज अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो दूसरी संवैधानिक अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट, उसका काम है उसकी समीक्षा करना कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है या गलत हो रहा है। आज की तारीख में कोई व्यक्ति जो सवाल उठाए, चाहे संसद के अंदर उठाए, सड़क पे उठाए या सुप्रीम कोर्ट पे उठाए, कहीं हमें इस बात का इल्म और एहसास है। सकारात्मकता अपनी जगह पर है, लेकिन कहीं हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इस मामले में इंसाफ होगा। अभी तक हमें कोई ऐसा इंडिकेशन दिखा है क्या? मैं निराश होकर के ये बात नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ओवर ऑप्टिमिज्म भी नहीं होना चाहिए कि क्या वाकई में कुछ ऐसा बचा है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेफरनाइजेशन हो चुका है, वो हमारे सामने एविडेंट है, साफ दिख रहा है, वो हो चुका है सब कुछ। अब उसको पलटेगा कौन? तो पलटेगी जनता। कब, कह नहीं सकते, लेकिन मौजूदा तंत्र में चीजें बेहतर हो जाएंगी, मेरी तो ऐसी राय नहीं। राजीव जी बिल्कुल। अनिल जी, कैसे देखा जाए? निराशा बहुत है और खासकर वोटर्स में बहुत निराशा है। कोई उम्मीद पैदा होती है क्या इस डिबेट से? नहीं, मैं इस उम्मीद तो इसमें एक चीज तो साफ दिख गई कि एक्सपोज करने में विपक्ष और कम से कम कांग्रेस जो एक जिस तरह से होना चाहिए वो काफी सफल रही। लेकिन उसमें मुझको लगता है क्या कि बात, मतलब जो प्रेशर जिसको आप बोल रहे हैं, मोरल प्रेशर या पीपुल्स प्रेशर, वो क्रिएट होना अभी बाकी है और वो अभी मुश्किल लग रहा है। क्योंकि मैं उसमें 2 खामियां देख रहा हूं। एक तो ये जो मीडिया है, पूरा गोदी मीडिया, वो गोदी मीडिया को आप ऐसा आसानी से मत लीजिए। ये आप यूट्यूब पर वगैरह हम लोग डिबेट कर लेते हैं, लेकिन असल में जो नैरेटिव सेट करता है वो यही गोदी मीडिया सेट करता है। तो वो पूरा उनके कब्जे में है। इसका काउंटर अभी तक हमको नहीं लग रहा है। जिस तरह के दुबे को राहुल गांधी के
बराबर में दिखा रहा है चैनल्स और न्यूज। अब बताइए निशिकांत दुबे और उसका एक में तो इतना इग्नोरेंट है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के मैं देख रहा था अभी मैं कि अब वो ठीक कर लेंगे बाद में, गोड्डा उसको उत्तराखंड में नजर आता है जहां से जीत कर वो आए। अब उसको आप सोच लीजिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, मतलब कितना जर्नलिस्ट कितना कुपढ़ अनपढ़ है उससे आपको पता चलता है। तो आपके सामने फाइट ये नहीं है कि आप आर्टिकुलेट कर रहे हैं जो चीजें हैं उसको जनता तक पहुंचाना डिफिकल्ट है। ये जो भाषण है, ये जो चीजें हैं, ये पूरी चीज उसको ले जाना चाहिए था, ले जाना चाहिए बाहर तक, वहां तक इसको जिस तरीके से रखा है वो जाना चाहिए। दूसरा एक और चीज है, विपक्ष में भी मैं देख रहा हूं, अखिलेश का तो ठीक रहा, कम से कम टीएमसी इसको नेशनल इशू बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो इसको चाहे वंदे मातरम हो, चाहे ये क्या कहते हैं एसआईआर हो, उसको एक रीजनल इशू के रूप में रखना चाहती है, बंगाल और ये क्या कहते हैं वर्सेस सेंटर। ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है। वो एक सब नेशनलिज्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो उतना ही डेंजरस है। उसने जो वंदे मातरम के बाद इशू के मामले में ममता बनर्जी ने जो स्टेटमेंट दिया, वो नेहरू को डिफेंड नहीं कर रही है। वो बोले राम मोहन राय फलना ये वो ये तो एक तो है कि ये भी एक अलग तरीके का डिस्टॉर्शन भी है और एक तरह का अवसरवाद भी है। इंडिया गठबंधन को आइडियोलॉजिकली यूनाइट होना पड़ेगा, और नहीं तो ये आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये पक्का है। अभी उसका पूरा फोकस जो टीएमसी का एसआईआर पर भी है, वो यही फोकस है कि बंगाल को जैसे किया जा रहा है वो उसको नेशनल प्लेन पर ले जाने से बचना चाहती है, और जानबूझकर, क्योंकि वो ओपन रखना चाहती है जो बीजेपी के साथ जो उसके ये हैं, और 1-to-1 सिर्फ चुनाव के लिए वो करना चाहती है। ये मैं मतलब टीएमसी के बारे में तो मेरी राय कभी भी ऐसी ही है, मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक ये है, क्या कहते हैं आउटफिट है, और उसको अगर जब तक डिफीट नहीं कर, अगर उसका अल्टरनेटिव नहीं निकलेगा तब तक आप बीजेपी से नहीं लड़ सकते। ये रीजनल पार्टीज का प्रॉब्लम है, नॉर्थ में बाकी जगह भी है, लेकिन बंगाल में सबसे ज्यादा है। तो इंडिया गठबंधन या विपक्ष को ये सब फाइट करने के पहले मतलब साथ ही साथ उसको यूनाइट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं देखता हूं कि राहुल गांधी का जो आर्टिकुलेशन है, या जो कांग्रेस का जो पोजिशनिंग है नेशनल ये में लेवल पे, या उसको जो एक नेशनल स्केल पर जो चली जाती है, उससे प्रेशर बनता है, उनको भी ये लाइन पर आना होता है। तो वो काम भी चल रहा है, लेकिन वो हमको लग रहा है कि ये कि एक तो अल्टरनेटिव मतलब मीडिया या जो भी है लोगों तक ये बात जाए कि चुनाव चोरी किस तरह से जो राहुल गांधी ने रखा है, किस तरह से पूरा लार्जर गेम प्लान है एंटी मतलब इंडिया और जो एंटी नेशनल जो उन्होंने कहा वो, और दूसरा की रीजनल पार्टीज और ये सब जो इंडिया गठबंधन है उसको और कोहेसिव ये अलायंस बनाना होगा। अदरवाइज ये फाइट अभी मतलब जो प्रेशर आप कह रहे हैं वो प्रेशर नहीं बन सकता। जी, वो प्रेशर नहीं बन सकता। चलिए इस चर्चा को समाप्त करें, और इसके तुरंत बाद आप देखना मत भूलिए पॉडकास्ट, शानदार पॉडकास्ट अभिषेक मनु सिंघवी के साथ ठीक इस चर्चा के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, अनिल जी, मुकेश जी, पंकज जी, शकील जी, प्रशांत जी और अमलेंदु जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। श्री किरण जी हमारे साथ हैं, लिख रहे हैं संसद अधिवेशन में और इधर उधर की बात शो मतलब मेन शोमैन मुद्दे पिछड़ी पर रहे। धर्मराज बिंद जी भी हमारे साथ हैं, नरसिंह कुंदलवाल, AK साहब हमारे साथ, उदय प्रसाद सिंह हमारे साथ, फजल अली साहब हैं।